हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्या साइको ब्रेन पर। तो आज अपनी जनरल अवेयरनेस की मैराथन क्लासेस है जिसमें मैंने स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन को पूरा ध्यान रखा है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे एजुकेशन बेस्ड रहने वाली हैं। अगर बात करें टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं इस क्लास में, तो इस क्लास में हम करने वाले हैं एंशिएंट एजुकेशन और उसके इंस्टीट्यूशन, गुरुकुल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशन बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंट। उसके बाद एजुकेशन की कमेटी है, एजुकेशन के कमीशंस हैं, एंड देन एनईपी अपनी 1968 वाली है, 86 है और 2020 है, ये करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। अगर बात करते हैं टेलीग्राम अपना आर्या साइको ब्रेन, यहाँ पर आपको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ मिलेगी और अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिलेगी, आर्या साइको ब्रेन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसके बाद इंस्टाग्राम आर्या साइको ब्रेन, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनईपी 2020 कराने वाली हूँ। इसमें मैंने कीवर्ड पर फोकस किया है, तो कीवर्ड ओरिएंटेड आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। आपको चीजें याद करनी है, समझनी है, और आपने अगर वो चीज पढ़ी है एक बार तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो रहती है। अगर आप कीवर्ड देखोगे, याद करोगे, थोड़ा समझोगे चीज़ों को, तो 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप इजीली एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके आंसर निकाल लोगे। तो आज का जो टारगेट है वो मैं यही लेकर चल रही हूँ, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। बिल्कुल यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मैंने दिया है, 1-2 बार मैंने क्रॉस चेक भी किया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनईपी 2020। तो इस पूरी एक स्लाइड में मैंने एनईपी 2020 को पूरा यहाँ पे खत्म करा दिया है। आपके रिवीजन पर्पज से ये जो पीडीएफ है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना क्लास के बाद। देखो 2016 में क्या हुआ था, अपना टीएसआर सुब्रमण्यम की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद बेचारे नहीं रहते सुब्रमण्यम जी, फिर आती है आपकी ये जो कार्यभार है वो अपना कस्तूरी रंगन को दे दिया जाता है। कस्तूरी रंगन कमेटी आती है, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2019 में दी थी। अब अपना जो सुब्रमण्यम की रिपोर्ट है और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट है, इसमें हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, हमें याद ही नहीं होती कौन सी सुब्रमण्यम की थी और कौन सी कस्तूरी रंगन की थी। अब याद करने के लिए बहुत अच्छी जो निमोनिक्स मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे कस्तूरी रंगन को आप याद करोगे केसर से। केसर बड़ा महंगा होता है, इसीलिए हमारी जो एनईपी 2020 है वो भी बड़ी महंगी है, बड़ा खर्चा कराया है इसने। तो केसर बाद में आया था। कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट थी, जो 2017 में बिठाई थी कमेटी और 19 में उसने रिपोर्ट दी थी, वो किसकी थी? केसर कस्तूरी रंगन की थी। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या था, 5+3+3+4 पैटर्न को फॉलो किया गया था। इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने पुरानी जो अपनी 10+2 है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया है। साल में 10 बैगलेस डे होंगे, बैग नहीं लेकर जाना है। उसके बाद जीईआर जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 100% और 50%, इसका क्या मतलब है जनाब बता दीजिएगा। तो चलिए अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% आपको प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल का करना है। जीईआर कब तक अचीव कर लेना है जी? ये कर लेना है 2030 तक, 2030 तक। और इसमें 2 करोड़ जो है आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों को यहाँ पे एड ऑन करा जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 50% जो है आपको ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो करना है हायर एजुकेशन में, और ये अचीव कब तक करना है? ये आपको करना है अचीव 2035 में अचीव करना है, मतलब 2035 तक अचीव कर लेना है। और यहाँ पर 3.5 करोड़ जो है वो नई सीटें ऐड करी जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लास 5th रीजनल लैंग्वेज। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि क्लास 5th तक आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना मैंडेटरी है, कंपलसरी, ये पढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्लास 8th तक क्या हो जाता है, बच्चों की इच्छा पर डिपेंड करती है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे आने वाले 2035 तक कॉलेजेस की एफिलिएशन को खत्म करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आने वाले 15 साल, यहाँ पे 15 भी लिखा हुआ आ सकता है, तो 2035 तक कॉलेजेस की एफिलिएशन को खत्म करना है। अब जो कॉलेज है वो खुद की अपनी डिग्री है, डिप्लोमा यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे।
अब यहाँ पे ISL स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज जो है, जो भारतीय संकेत भाषा है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। अब ट्रिपल पी का यहाँ पे क्या मतलब है? ट्रिपल पी का यहाँ पे मतलब है पारसी और आपका जो है पाली है और आपका प्राकृत। ये जो 3 भाषाएं हैं, इनको आपने क्या करना है? रिजर्व्ड करना है, बचाना है, इनको आगे बढ़ाना है। अब उसके बाद HECI, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपना हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अपनी हायर एजुकेशन के सारी बॉडी को यहाँ पे कवर करेगा, सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेगा। किस किस को छोड़ के? ये मेडिकल और लॉ को छोड़कर सारी चीज़ों को कवर करेगा। उसके बाद है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब ये जरा ECCE का क्या मतलब है? ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन याद करना है। NCFSE, जो NCF आया है किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए। जो NCF आया है वो टीचर एजुकेशन के लिए आया है। NCF जो है वो एडल्ट एजुकेशन के लिए आया है। बस फुल फॉर्म याद करनी है और कुछ ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद एक परख को याद करना है। इसकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब परख की फुल फॉर्म क्या होती है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे अपना इवेल्युएशन सिस्टम कैसा है? 360 डिग्री होलिस्टिक अपना इवेल्युएशन है यहाँ पे। और अगर बात करते हैं इसमें हाँ, इसमें बात करेंगे अपनी जो ये NEP है वो सबसे पहले कौन से स्टेट ने लागू करी है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो अपना कर्नाटका है। क्या है जी? कर्नाटका है। अब कर्नाटका ने ऑफिशियली इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है अगस्त 2021 में। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर ये MP मध्य प्रदेश ने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया है 26 अगस्त 2021 को। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ जो ये आपकी जो वोकेशनल की डिग्री है वो 2013 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो अब तक चल रही है। इसके साथ ही मेरे को एक चीज़ और याद आती है, आपके 6th क्लास से जो वोकेशनल पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे। और इनमें क्या होगा? इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। बस इसमें इतना ही है और फालतू कुछ नहीं, और आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अगर बात करते हैं पहला ही क्वेश्चन NEP 2020 का ही है, तो देखो क्वेश्चन कहता है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए ये समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो याद रखो यहाँ पे दोनों ही नाम दिए गए हैं, कस्तूरी रंगन का भी और सुब्रमण्यम का भी, और लिखा हुआ है 2016, मतलब कि पहले की बात कर रहे हैं। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? खुद ही बता दो। बिल्कुल सुब्रमण्यम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा अपना क्वेश्चन कहता है कि अपनी जो नई शिक्षा नीति है 2020 वर्तमान में 10+2 प्रणाली का जो ये स्ट्रक्चर चल रहा था, इसने किसको रिप्लेस किया है 2020 ने? अब 5+3+3+4 रिप्लेस करके आया किसको? 10+2 को। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए, अब कहते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ पे जो टीचर है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा में किस कक्षा तक पढ़ाएंगे, किस ग्रेड तक पढ़ाएंगे? तो बिल्कुल ग्रेड 5 तक पढ़ाएंगे। 8th तक वही मर्जी है, पढ़ना चाहे तो पढ़ा सकते हैं टीचर। अब आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होने जा रही है? अब कहते हैं कि पढ़ाने के लिए मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 साल की इंटीग्रेटेड आपको क्या करनी पड़ेगी? B.Ed करनी पड़ेगी, जिसमें BA प्लस B.Ed दोनों ही मिक्सअप होंगे। तो ये 2030 तक हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अब 2017 में जो नई गठित हुई थी प्रारूप जो शिक्षा नीति थी 2020, उसके अध्यक्ष कौन थे जी? बिल्कुल कस्तूरी रंगन केसर। उसके बाद कहते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात किस प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? किस प्रतिशत तक? कहने का मतलब जो GER है, जो हमने पढ़ा अभी, GER जो है हायर एजुकेशन में कितने प्रतिशत तक करना है अपने? 50% तक करना है, और 100% तक हमने करना है स्कूल लेवल पर।
अब अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि जो अपना NEP 2020 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किए जाएंगे? मतलब कि जो अपना जो GER अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सच है? अब यहाँ पे 2035 तक स्कूली शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में 100% तक अचीव करना है, और 2025 2025 तक उच्च शिक्षा में 50% तक अचीव करना है। या A और B दोनों करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो बताएं फटाफट से आंसर। थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना पहला ही करेक्ट होगा। अब जी ये दूसरा इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, 2025 लिख दिया। 2025 नहीं आएगा जी, कब आएगा? 2035 था बिल्कुल। अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि जो परख है उसको एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। और जो परख में अक्सर जो R है वो क्या कहलाता है? फुल फॉर्म याद है तो इजीली बता सकते हो। आपका जो R है वो क्या है? रिव्यू है, समीक्षा बोलते हैं हिंदी में उसको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहता है कि जो अपना NEP 2020 है उसमें उल्लेखित NPST के लिए प्रस्तावित पत्र में अपना जो P है उसका क्या मतलब होता है? पहले तो हमें NPST का मतलब जानना है, क्या होता है? क्या होता है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। क्या होता है बोलो जरा? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। साथ में बोलते रहा करो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपके परिवार वालों को पता रहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, काम के लिए नहीं बताना, काम के लिए नहीं उठाना उसको। 2 फायदे हो गए। हाँ तो बताओ मुझे, प्रोफेशनल P क्या मतलब होता है? प्रोफेशनल हिंदी में क्या बोलेंगे? बिल्कुल पेशेवर बोलेंगे उसको। बस अपनी NEP यहाँ पे होती है खत्म, उसको हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। अब करते हैं दूसरा टॉपिक। अब एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे जो टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल वाज स्टार्टेड इन विच द फॉलोइंग ईयर। कहने का सिंपल मतलब है कि EMR स्कूल भाई कब खोले गए थे, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। अरे मैडम ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही है क्या? इसका आंसर तो एटलीस्ट सही बताना सबको। अब यहाँ बिल्कुल अपना B करेक्ट हो जाएगा। 1997 से 98 पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब थोड़ा सा EMRS के बारे में जान लेते, पढ़ लेते, समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या, अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? कौन है? अर्जुन मुंडा है बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर EMRS के प्रेजेंट के अध्यक्ष कौन है? कौन है जो आपके प्रेजेंट के शिक्षा मंत्री हैं? कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ पे कितने से कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कराई जाएगी? 6 से 12। 6 से 12। और कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? CBSE भाई, CBSE वाला करिकुलम यहाँ पे फॉलो करा जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इन स्कूलों की विशेषता क्या होगी? एक तो ये फोकस करेंगे अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे भाई, होलिस्टिक एजुकेशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा बिल्कुल गुड क्वालिटी का, यहाँ पे कल्चर को प्रिजर्व करने की भी बात की गई है, हायर एजुकेशन पर भी फोकस करेगा कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमने प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो 50% से 50% से अधिक ST आबादी और कम से कम अपना जो 20,000 जो है जो पॉपुलेशन है 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS तो खोलना ही खोलना है, ये बात कही है इन्होंने। बस यहीं से यही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देते थोड़ा सा, एंशिएंट एजुकेशन कर लेते हैं भाई। एंशिएंट एजुकेशन जो अपनी एंशिएंट एजुकेशन थी वो मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने पर फोकस करती थी। एजुकेशन वो लेते क्यों थे? क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल था भाई मोक्ष प्राप्त करना।
अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्राविद्या और अप्राविद्या। यहाँ पे जो प्राविद्या होती है, इसका मतलब होता है कि जो ज्ञान हम वेदों से प्राप्त करते हैं वो कौन सा होगा, वो हायर होगा, हायर होगा और क्या होगा, स्पिरिचुअल होगा, हायर और स्पिरिचुअल होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज हो रहा है अप्राविद्या। इसका मतलब होता है कि जो लो लेवल का ज्ञान है, लोअर और सेकुलर नॉलेज। कौन सी सेकुलर? यहाँ पे जो निम्न स्तर का ज्ञान है और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान की इन्होंने बात करी है इसमें। उसके बाद 3 बेसिक प्रोसेस हैं एंशिएंट एजुकेशन के। वो कौन कौन से हैं? वो आपके मैंने कल परसों भी पढ़ाया था, वो थे आपके श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन। यहाँ पे श्रवण का मतलब होता है जो आप सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हो, क्योंकि पहले के टाइम में बुक्स वगैरह नहीं होती थी, वो सुनते थे अपने टीचर को जो वो कहते थे और उनको याद भी रह जाता था। श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे। दूसरा है मनन। मनन में क्या होता है, वो उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उनको डेवलप करना। जो उन्होंने पढ़ा है अपने टीचर से, जो सुना है उसको वो एनालिसिस करते थे। उसके बाद जो टीचर ने बताया है उसको वो एसिमिलेट करते थे, देन कंक्लूजन निकालते थे। उसके बाद जो तीसरा अपना निधि ध्यासन। निधि ध्यासन में क्या होता था, उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे। उसके बाद है अपने 4 टाइप ऑफ वेदास पता होने चाहिए। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे जो अथर्ववेद है वो थोड़ा सा मैजिक मिस्ट्री वाला है, तंत्र मंत्र की बात करता है अथर्ववेद। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो अपना एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था भाई, एजुकेशन और डिग्री वगैरह कैसे दी जाती थी, क्योंकि पुराने टाइम में भी एजुकेशन थी, लेकिन कैसे पता लगता था? अब तो आजकल बीए की डिग्री, एमए की डिग्री है ना, डिग्रीज मिलती हैं। उस टाइम पे तो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था। वहां पे क्या होता था, जो विद्वान होते थे और विद्वान एक सभा में बैठे होते थे। अब ये विद्वान क्या करते थे, बच्चों से प्रश्न पूछते थे। अगर उन्होंने अच्छा रिप्लाई कर दिया, अच्छा आंसर दे दिया और जो विद्वान है वो सेटिस्फाई हो गए उनके आंसर से, तो वो उसको सफल घोषित कर देते थे, कह देते थे कि भाई तुम तो पास हो गए हो। अब यहाँ पर क्या था, जो बच्चे गुरुकुल में 12 वर्ष का पाठ्यक्रम, देखो यहाँ पे लिखती हूँ 12 वर्ष का पाठ्यक्रम और एक वेद को जान लेते थे, तो कहते थे कि ये बीए पास है, उसने स्नातक की डिग्री ले ली है। उसके बाद जो बच्चे गुरुकुल में 24 साल का पाठ्यक्रम, साथ में 2 वेदों के ज्ञाता थे, 2 वेद वो पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, वो बन जाते थे वसु। अब यहाँ पर जो 36 साल का पाठ्यक्रम, साथ में 3 वेदों का ज्ञान ले लेते थे, वो बन जाते थे रुद्र। अब लास्ट अपना 48 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है और चारों वेदों का ज्ञान जिनको होता था वो होते थे आदित्य। अब यहां पर अपना है मेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में पुराने टाइम में कौन कौन से थे, क्वेश्चन आ सकता है, यहां से कर लेने में कुछ हर्ज नहीं है। यहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला और नालंदा यही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं का जो कीवर्ड है, की पॉइंट्स है या जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, और मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बस यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था भाई वो तक्षशिला था, और तक्षशिला जो है वो एट प्रेजेंट कहाँ पर है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। अब इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, कब किया है, 1980 में। कब, 1980 में। अब इसका पता कैसे लगा, क्योंकि ये पुराने टाइम में था, हमें कैसे पता लगा कि ऐसे ऐसे करके कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन भी था? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई करी थी, और खुदाई करी तब इसको डिस्कवर किया गया था। चलिए अब ये बात करते हैं भाई कहाँ पर था, ये था अपना तक्षशिला। गांधार साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, और आपको गांधार से कुछ गांधारी से आप रिलेट कर पा रहे हो, क्या रिलेट कर पा रहे हो, महाभारत की पात्र गांधारी, बिल्कुल उससे आप रिलेट करो। यहाँ पे उसकी जो राजधानी थी ये तक्षशिला, यहीं पर ये स्थापित था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर जो तक्षशिला है
यहाँ पर तक्षशिला में जो अपना हिंदुज़म है और बुद्धिज़्म है, दोनों की पढ़ाई होती थी। अब यहाँ से जो पढ़कर निकले हुए हैं विद्वान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बड़ा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन मैंने देखा, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको करा देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कौटिल्य, कौन? कौटिल्य। अब कौटिल्य के बड़े 3-4 नाम हैं, इसको भी याद कर लो। अब कौटिल्य को कहा जाता है विष्णुगुप्त। याद रखो, विष्णु शर्मा अलग और विष्णुगुप्त अलग है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त एंड देन चाणक्य, 3 नाम है इस कौटिल्य के। अब कौटिल्य सर ने क्या लिखा था भाई? अर्थशास्त्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, अर्थशास्त्र रट लो बिल्कुल, ठीक है। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। अब यहां पर इस कौटिल्य से आप याद कर पा रहे हो, ये क्या थे? कौटिल्य के शिष्य कौन थे? कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नाटक भी आता था चंद्रगुप्त मौर्य करके। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ विष्णु शर्मा की, तो विष्णु शर्मा भी यहीं से पढ़े हुए हैं और उन्होंने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी आपने बचपन में, बड़ी मजे ले लेकर। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पाणिनि, तो अपना जो पाणिनि साहब थे, इन्होंने लिखी है अपनी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। उसके बाद अपना आता है चरक। चरक, और चरक ने क्या लिखा है? चरक ने लिखा है चरक संहिता। बस यहां से इतना इंपॉर्टेंट है और फालतू कुछ यहां से इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो एडमिशन होते थे वो 16 साल की उम्र में यहाँ पे एडमिशन होते थे। उसके बाद जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये पहली रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती थी। अब जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, अभी ऑनगोइंग यूनिवर्सिटी है ये। अब ये जो गुप्त काल के टाइम पर कुमार गुप्त ने इसको एस्टैब्लिश किया था। यहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटी है 2006 में क्या बनी थी? डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी थी। अब 2010 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी। अब 1 सितंबर 2014 में इसका पहला एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें टोटल 15 बच्चे थे। इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? इसको 2016 15 जुलाई 2016 में इसको एक्चुअली यूनेस्को का पार्ट बना दिया गया था। अब उसके बाद है वल्लभी यूनिवर्सिटी। अब वल्लभी यूनिवर्सिटी में जो बुद्ध धर्म का जो हीनयान है, हीनयान का सेंटर था ये, हीनयान, महायान, वज्रयान आपने पढ़े होंगे। तो ये जो हीनयान है उस पर ज्यादा फोकस करता था। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश की थी धर्मपाल ने। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी है, जगदल्ला है, मिथिला है, यहाँ पर हिंदुज्म की पढ़ाई होती थी। ये मिथिला जो है यूनिवर्सिटी पहली ऐसी थी जहाँ पर अपना जो हिंदू धर्म है उसकी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती थी। उसके बाद नादिया यूनिवर्सिटी है, उज्जैन यूनिवर्सिटी, अपना जो सारोटंकी है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दीक्षा का, फुल फॉर्म बतानी है आपको दीक्षा की क्या है? फुल फॉर्म फ्रॉम दीक्षा की फुल फॉर्म बताओ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ज्ञान धारा शेयरिंग। बताओ। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट, अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। याद रखनी है इसकी दीक्षा की फुल फॉर्म। अब यहाँ दीक्षा से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और जानकारी मैंने यहाँ पे ऐड करी है, आप पढ़ना इसको। कब लॉन्च किया गया था? 5 सितंबर 2017। उसके बाद यहाँ पर ये बात करते हैं, इसको डेवलप किसने किया था? ये इनिशिएटिव है किसका? अपना NCERT और MHRD का। अब इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है आवर टीचर आर आवर हीरोज, पूछा जा सकता है मोटो। उसके बाद
अब ये जो दीक्षा है वो अवेलेबल है सारे के सारे स्टेट्स, ऑल स्टेट्स के लिए और यूटीज के लिए इंडिया में। अब करंटली ये 18+ लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है और वेरियस करिकुलम को फॉलो करता है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एससीईआरटी। उसके बाद है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम में कुछ नहीं याद करना, बस आपको याद करना उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार कब होता है जी? जब बच्चे को एडमिशन दिलाया जाता है, एडमिशन के दौरान गुरुकुल में उपनयन संस्कार होता है। और यहाँ पर ना गुरुकुल सिस्टम थे, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। फॉर एग्जाम्पल है आपका जो कृष्ण है और बलराम है, इन्होंने कहाँ पे पढ़ाई करी थी, कौन से आश्रम में? संदीपनी के आश्रम में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे रामायण में अगर बात करें तो जो भारद्वाज तथा वाल्मीकि के गुरुकुलों का भी उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे गुरुकुल के टाइम में जो टीचर्स होते थे वो देख लेते हैं, मेन टाइप ऑफ टीचर्स। अब यहाँ पे जो आचार्य होता है, आचार्य बिना पैसे लिए वेदों को पढ़ाता था। अब यहाँ पे जो उपाध्याय जो होता है वो पैसे लेता है, पैसे लेकर जो वेद है या फिर वेदों के एक आधे भाग को ये पढ़ाते हैं। अब जो चरक है ये एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुएनसांग। अब यहाँ पे गुरु की बात करें तो जो गुरु होता है उसका खुद की फैमिली भी होती है, गृहस्थ जीवन वो व्यतीत करता है, उसके साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ वो पढ़ाते भी हैं। उसके बाद है युजन सातिका। युजन सातिका में क्या होगा? वे प्रवचन देते थे। प्रवचन भी कैसे? दूर दूर तक जा जाकर अपनी शिक्षा का ये प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद है शिखा, ये वाली शिखा जो है ये क्या करते थे? ये अपने डांस वगैरह कराते थे, डांस जैसी कलाओं में ये इंस्ट्रक्शन देते थे। उसके बाद क्वेश्चन करो सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने स्कूली शिक्षा में कौन सा विषय पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बिल्कुल यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है उसने अपना पहला स्टेट है ये कंट्री का जिसने इंट्रोड्यूस करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल लेवल पर क्लास 8 तक। यहाँ पे क्या है भाई 240 आवर्स जो है लॉन्ग कोर्स ये होगा और यहाँ पर टीच करेगा AI एज अ सब्जेक्ट इन अ स्कूल। जो AI जो है वो एज अ सब्जेक्ट बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब मॉडर्न एजुकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में क्या है? अब यहाँ पे सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। अब ये चार्टर एक्ट आप ये समझो कि भाई चार्टर ये बिल्कुल प्लेन चार्ट था और वहां पर क्या हुआ? सबसे पहले यही आया था 1813 में। अब इसने क्या किया था? सबसे पहले एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया था चार्टर एक्ट के दौरान। कितने? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। अब ब्रिटिश भारत में क्या हुआ? जो अपने साइंटिफिक नॉलेज को प्रचार प्रसार करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। जो ईसाई मशीनरी थी ये अपने देश में अपने खुद के धर्म का प्रचार करने की इन्होंने अनुमति मांगी थी, जिसमें इन्होंने 1 लाख रुपए का दान दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एलिफिस्टोन रिपोर्ट आई थी 1823 में। अब आती है मिकाले मिनट। अब ये जो मिकाले मिनट जो है 1835, इसमें क्या था? इसमें जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी मिकाले ने, इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, आधुनिक पद्धति से रिलेटेड यहाँ पे होनी चाहिए और जो बायस्ड है ना, पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए एजुकेशन। ये बात सबसे पहले इस मिकाले मिनट ने करी थी। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पर फोकस किया जाए। कौन सी? अंग्रेजी शिक्षा पर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी जो पुरानी अपनी एजुकेशन थी, देशी जो शिक्षा थी, उसको ब्रिटिश एजुकेशन में, इंग्लिश एजुकेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये रिपोर्ट में इन्होंने कहा था। अब उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। तो इन्होंने इनकी बात को मान करके अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया था 1837 में। 1837 में क्या करा? अंग्रेजी को सरकारी भाषा का उन्होंने दर्जा दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? अब जो उस टाइम पे अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लेनी थी तो उसके लिए अंग्रेजी कंपलसरी हो गई थी।
अब इन्होंने फोकस किया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर, मैकाले ने। बात आई समझ में? उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ वुड डिस्पैच की, तो वुड डिस्पैच अपना कहाँ गया, ये रहा। अब ये आया था 1854 में। अब ये यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इसको ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, रट लो इसको, रटना नहीं है, समझना है। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। क्यों कहा जाता है? ये वुड डिस्पैच इसका नाम क्यों रखा गया? कुछ और रख लेते, क्या जरूरत आन पड़ी थी वुड डिस्पैच रखने की? तो उस टाइम पर क्या था, जो ये अपने वुड डिस्पैच थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, इसीलिए। अब बात करें, हाँ, जो वुड डिस्पैच है इसमें हायर एजुकेशन पर फोकस करा गया था। हायर एजुकेशन पर सबसे पहले फोकस इसी वुड डिस्पैच में किया गया था। अब अगर बात करते हैं हंटर कमीशन की, तो जो हंटर कमीशन वो कब आया था? 1882 में आया था। 1882 और 83 में हंटर कमीशन आया था। अब इस हंटर कमीशन ने बात करी थी प्राथमिक शिक्षा और जो अपनी उच्च शिक्षा है, प्राथमिक और हायर एजुकेशन जो है उसके सेपरेशन की बात करी थी। भाई अलग कर दो, अलग होनी चाहिए, प्राथमिक अलग और उच्च शिक्षा अलग होनी चाहिए। अब इन्होंने सबसे पहले एफिलिएशन की बात करी थी कि कॉलेज का जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए, ताकि एजुकेशन हमारी और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हंटर ने ये बात करी थी एफिलिएशन की। अब ये एफिलिएशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना कुछ यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो यूनिवर्सिटी है अपनी मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, ये 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी गई थी 1857 में। अब अगर मैं बात करूं इस हार्टोंग कमेटी की, तो हार्टोंग कमेटी में अपना था, हार्टोंग कमेटी से पहले हम एक चीज भूल रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है अपनी जो कोलकाता कमीशन था। कोलकाता कमीशन ने अपना सैडलर कमीशन आया था। सैडलर कमीशन जो है वो सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है, जो उसका चल रहा है सिस्टम, उसी की देखरेख करता था, उसी पर रिव्यू करेगा ये सैडलर कमीशन। सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए आता सैडलर कमीशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी सैडलर कमीशन ने सबसे पहले 10+2+3 की बात करी थी। किसने बात करी थी? सैडलर ने बात करी थी 10+2+3 की बात। उसके बाद हार्टोंग कमेटी जो है कब आई थी? 1929 में। इसने बात करी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर कि जो यूनिवर्सिटी लेवल का, स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये है एक CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कमीशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। अब ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये सबसे पहले 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अपना 1924 तक चला था। उसके बाद दोबारा ये आया था 1935 में और फिर चला था ये 1994 तक, फिर इसको खत्म कर दिया। फिर ये आया था 2004 में और 2004 से लेकर अब तक ये चल ही रहा है। उसके बाद अपनी सप्रू कमेटी कब आई थी? 1934 में आई थी सप्रू कमेटी। यहां पे लिख देती हूं, यूनाइटेड प्रोविंसेस इसमें बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। अब आती है अबुड वुड रिपोर्ट। इसका तो नाम ही थोड़ा सा चाइनीज टाइप का है। तो इसने बात करी थी इसने बात करी थी जो एजुकेशन है उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश। यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसका जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, ये बात इसने करी। उसके साथ साथ इसने टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात करी थी। जो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं, जो अपने वोकेशनल कॉलेजेस हैं, इनको इस्टेब्लिश करने की बात इन्होंने करी सबसे पहले। उसके बाद वृद्धा स्कीम, जो वृद्धा स्कीम है वो कब आई थी? ये भी अपनी 1937 में। अब इसको नई तालीम, मूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा
कहा जाता है। और ये किसकी फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है? ये महात्मा गांधी की फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि इसने 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी है। फिलहाल कितने? 6 से 14। उसके बाद है अपनी जो एजुकेशन है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन। अब एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आता है 1948 में। इसको हम बोलते हैं राधा कृष्ण आयोग के नाम से, मतलब कि जानते हैं राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी इसको। और इन्होंने फोकस करा है रूरल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि भाई गांव में भी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने मेन फोकस किया है। इन्होंने बोला है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे कमज़ोर कड़ी है। ये जो लाइन है ये बोली है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन ने, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? अब जो ये है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था? LSM, नाम बताओ? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये फोकस करता है स्कूल एजुकेशन के ऊपर, स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। और इन्होंने बताया था सबसे पहले कि 3 साल की अपनी सेकेंडरी और 4 साल की अपनी हायर एजुकेशन, 3 साल की माध्यमिक और 4 साल की उच्च शिक्षा की अनुशंसा सबसे पहले इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने करी थी। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उनको भी स्थापित करो, इसकी रिकमेंडेशन करी थी, सिफारिश करी थी। उसके बाद इन्होंने और कुछ नहीं कहा, कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको बस याद कर लेना। उसके बाद अपनी आती है एक इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 में। अब इसमें बात करी गई है, पहले तो देखो ये आई किसकी अध्यक्षता में? ये संपूर्णानंद की अध्यक्षता में आई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये बात करती है अपना जो भावनात्मक एकता, उसके ऊपर ये फोकस करेगी। ये कहते हैं कि हमारा जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसने बोला जो अपने युवा बच्चे हैं उनको कोई भी प्रोग्राम होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए 100%। ये बात इन्होंने करी थी, ठीक है। अब जो अगली है अपनी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से 66, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना चाहता है। क्या? कोठारी कमीशन के नाम से भी इसको जाना चाहता है। 1964 से 66 इसने हर एक चीज को कवर किया है और इसी की रिकमेंडेशन पर अपनी पहली शिक्षा नीति, दूसरी यही कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन को ही फॉलो करती हैं। अगर मैं बात करूं इसमें ना ये जो कमेटी अपनी आई थी इसमें टोटल 17 सदस्य थे। कितने? 17। अब जो 6 थे वो विदेशी वर्ग से रिलेटेड थे। वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे इसमें। अब इसकी जो थीम थी वो क्या क्या थी? जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है अपनी सोशल नेशनल इंटीग्रेशन को। अब जो हमारी एजुकेशन है उसको भी मॉडर्नाइजेशन करना है। अब इसने बोला है कि हमारी जो सोशल है, मोरल है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है उनको डेवलप करना है। इस तरह की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। उसके बाद ये बात करते हैं NCERT। अब ये चीज याद रखनी, NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो गुड़गांव में है। गुड़गांव कहाँ पर है बता दो। अब अगर बात करूं मैं, इसने CABE हम पढ़कर आए हैं, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये सबसे पहले कब? 1920 में, 24 में खत्म हो गया था, 35 में फिर आया, 94 में फिर खत्म हो गया, 2004 में फिर आया था। अब इसको और ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और ज्यादा इसको अधिकार दे दिए थे। अब यहाँ पर ना अपनी जो डिग्री कोर्सेज हैं, ऑनर कोर्सेज हैं, उनकी बात भी करी गई। इसने एक नेबरहुड जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है जिसको 20 साल में अचीव करना था,
उसमें क्या है, जो पहली से 5वीं तक का जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा और 6ठी से 8वीं तक का जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। ये बात इन्होंने बोली थी और साथ में कहा था 20 साल तक इसको अचीव कर लेना है। अगर आगे हम बात करते हैं इसी की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, नहीं यही करते हैं सबसे पहले नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे। इसने ना कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस को जो टीचिंग के लिए ट्रेनिंग देने की बात करी है। अब इसने पढ़ाने के लिए जो अध्यापक हैं उनकी भी योग्यता को निर्धारित करा था। क्या, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर अपॉइंट किया जाएगा उसने एटलीस्ट 12वीं करी हो, साथ में अपना जो 2 साल का कोर्स है जैसे कि अपनी डीएलएड है या फिर जेबीटी है वो इसने करी हो। अब जो माध्यमिक शिक्षा को पढ़ाएगा उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए बीए प्लस बीएड होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन को पढ़ाएगा उसके लिए क्या होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, एमएड, ये बात इन्होंने कही है। उसके बाद अपना आता है नेशनल फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में एट प्रेजेंट, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका क्या मतलब होता है, समवर्ती सूची में है। अब समवर्ती सूची में इसको कब ऐड ऑन किया गया था, इसको 42वां संविधान का अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद जो अपना है एंट्री नंबर 25, उसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। इसका मतलब होता है कि जो हमारी एजुकेशन है उस पर राज्य का भी और केंद्र का भी दोनों का अधिकार है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई थी। किसकी रिपोर्ट पर बेस्ड थी, कोठारी कमीशन की। अब यहाँ पर जो है अपनी दूसरी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसमें हर कुछ मतलब कि सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसने स्किप करी है, तो सारी चीज़ों को इन्होंने टच किया है। टोटल इसमें 24 चैप्टर थे। कितने, 24 चैप्टर इसमें टोटल है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इन्हीं के तहत आया है। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो कहा था रूरल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, उनकी बातों का भी इसमें जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ इन्होंने इग्नू की बात करी है कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते रेगुलर, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जानी चाहिए। इन्होंने बात करी है कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइज हो, सब तक पहुंच हो यूनिवर्स मतलब कि एजुकेशन की। उसके बाद ये बात करते हैं सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी में 10+2+3 ऑफिशियली लागू कर दिया था, 10+2+3 को। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी जो चिकित्सा की, योगा की, न्याय की, कृषि की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की सारी एजुकेशन प्रोवाइड कराने पर फोकस किया है। इन्होंने महिला एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पर भी बात करी है। इन्होंने जो AICTE, जो ऑल इंडिया टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है AICTE, उस पर भी इन्होंने क्या बात करी है कि इसको और ज़्यादा कानूनी अधिकार दे दिए जाए। अब यहाँ पर बोला गया है अगर कोई किसी को जॉब लेनी है तो जॉब लेने के लिए डिग्री की जगह पर स्किल फोकस करा जाएगा, स्किल देखी जाएगी उसकी कितनी है। अब यहाँ पर मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसमें और ज़्यादा सुधार करने की बात इन्होंने करी है। डाइट को इस्टेब्लिश करने की बात इन्होंने करी है। अब क्या है प्लान ऑफ एक्शन। अब कई जो है इसको प्लान ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं, अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी ये अलग है, दूसरी है। अब यहाँ पे जो प्लान ऑफ एक्शन है ये 1992 में आया था सबसे पहले। तो यहाँ पे ये रिव्यू है, अपना जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है 1986 वाली, उसको ये रिव्यू करता है कि भाई कैसा काम कर रही है, ठीक ठाक है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ, ये बात हुई थी सबसे पहले कि भाई 5 साल के बाद, कितने 5 साल के बाद यहाँ पे रिव्यू करा जाएगा कि जो हमारी NEP है वो कैसे काम कर रही है, उसके रिजल्ट कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद लेकिन केमिकल
गड़बड़ाहट हो गया। इन्होंने 3 साल के बाद ही बिठा दी कमेटी 1990 में, और 1990 में बिठाई। उसका नाम क्या था? आचार्य राममूर्ति कमेटी। क्या था? आचार्य राममूर्ति कमेटी। अब अगर बात करते हैं, फिर आई 2 साल के बाद, फिर अपनी आती है ये प्लान ऑफ एक्शन जिसको बोला जाता है। अब यहां पर ये क्या है? एक मॉडिफिकेशन है जो अपनी 86 वाली थी उसमें। अब जो ये आचार्य राममूर्ति कमेटी जो 1990 वाली थी ने, इसने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। इसने कहा है कि जो अपने प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं वो सबके लिए हो, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने करी थी प्राइवेट स्कूल्स में भी। उसके बाद अपनी लिंगोदय कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2006 में आई थी, बस इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है NKC। ये क्या है? NKC अपना नेशनल नॉलेज कमीशन है। अब ये मेनली जो है 2005 2008 3 साल के लिए आया था, इसका गठन किया गया था। अब किसकी अध्यक्षता में आया था? ये आया था अपना सैम पिट्रोदा की अध्यक्षता में। इन्होंने ये बात करी कि मेनली तो ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है कि जो अपनी विदेशी यूनिवर्सिटी है उनको भी प्रवेश दे दिया जाए। इन्होंने बोला था कि कॉलेजेस की अफिलिएशन को कम कर दिया जाए। जो विश्वविद्यालय और जो अपने जो कॉलेजेस हैं उनसे जो अफिलिएटेड हो रही है उनकी अफिलिएशन को ख़त्म कर देना है, ये बात इन्होंने कह दी थी। अब हंटर में तो बात कही गई थी कि भाई अफिलिएशन जो है वो होनी चाहिए ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज बनाया जाए। लेकिन जो NKC है, नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसमें बात करी गई थी कि अपना जो अफिलिएशन है उसको हटा दो, ये बात कही थी। उसके बाद इन्होंने कहा जो शिक्षा है वो सबको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन की ये बात करते हैं। यशपाल कमेटी जो है इन्होंने मेन बात करी थी एंट्रेंस एग्जाम की रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। इन्होंने बोला था जो IIM है, IITs हैं, उसमें जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन सा होगा? GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम लेने की बात सबसे पहले इन्होंने ही कही थी जी, अपनी यशपाल कमेटी। उसके बाद अपनी शर्मा कमेटी आती है। शर्मा कमेटी, और जो शर्मा कमेटी है वो भी बात करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। डॉक्टर अनिल खाखोदकर, ये 2011 में आई थी कमेटी। ये भी जो अपनी टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा, उसमें सुधार करने की बात करती है। अपनी जो है इसके बाद पवार कमेटी। पवार कमेटी में ये PPP याद रखो, बस PPP की बात करी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हायर एजुकेशन में। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये करेगा आपको प्रोवाइड ब्लैक बोर्ड्स इन रूरल स्कूल्स, जो है उसमें ब्लैक बोर्ड देगा। प्रोवाइड करेगा यूनिवर्सल इनरोलमेंट, प्रोवाइड करेगा बेसिक फैसिलिटीज इन ऑल स्कूल्स। फोर्थ कहता है प्रिवेंट करेगा ड्रॉप आउट इन स्कूल्स, भाई जो बच्चे भाग रहे हैं स्कूल से उनको रोकेगा। तो क्या मतलब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? तो बिल्कुल यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज इन ऑल स्कूल्स, ये काम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। अब ये एक चीज और इंपॉर्टेंट है अपना, रूसा क्यों रूस गया, मतलब क्या है इसका? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये करता क्या है? ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको क्या है फंडिंग के पर्पज से स्टैब्लिश किया गया है 2013 में। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, फंडिंग के पर्पज से स्टैब्लिश किया गया है। कब किया गया है? 2013 में। अब कहता क्या है? अब ये कहता ये है कि अपने जो जनरल कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी का यहाँ पे मतलब है कि जो अपने सामान्य वर्ग के स्कूल हैं
उनको ये 65% तो यहाँ पे केंद्र फंडिंग करेगा और 35% अपना करेगा राज्य फंड देगा इनको। और जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जो अपने विशेष स्कूल हैं या जो विशेष है, विशेष वर्ग के लिए क्या करेंगे, 90% तो केंद्र और 10% राज्य, 90 और 10 के रेशो में इनको फंडिंग दी जाएगी, ये बात करते हैं। उसके बाद है SSA। SSA होता है सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा करा गया था। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2001 में स्टार्ट किया गया था। 2001 में स्टार्ट किया गया, कौन सा संशोधन करके, 86वां संवैधानिक संशोधन करके। अब इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 की, उसके तहत इसको शुरू किया गया। अब इसमें बात करी गई थी कि अपना 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। 2010, याद रखो 2010 तक की बात करी गई थी भाई, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को यहाँ पे शिक्षित करना है। अब यहाँ पे जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसको समग्र शिक्षा अभियान भी कहा है। अब जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका मेन एम था प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड, लेकिन जो अब समग्र शिक्षा अभियान है वो प्राथमिक और माध्यमिक, प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों ही शिक्षा को आनून करता, सम्मिलित करता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। अब बात करते हैं माध्यमिक एजुकेशन की। माध्यमिक एजुकेशन के लिए आपका स्थापित किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब ये जो है अपना 15-16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, उसमें पहुंच बनाने, उसे अफोर्डेबल बनाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस योजना को। अब यहां तक क्लियर है आपको? अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना की गई है? CABE बहुत बार करा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई है 1925, बिल्कुल करेक्ट। अब स्टार्टिंग में ये 1920 से 1920 में आया था, 24 में खत्म हो गया, फिर 35 में आया, 94 तक चला, उसके बाद फिर खत्म हो गया क्योंकि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, नहीं चल पाई। फिर आया था 2004 में और अब तक ये चल ही रहा है, बल्कि इसको और ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। अब अपना दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू स्थापित किया गया है? तो इग्नू आपका 85 में, 88 में, 1991 में और 1992 में कब स्थापित किया गया है इग्नू? तो जो इग्नू है वो आपका स्थापित किया गया 1985 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित किया गया है, मतलब कि बनाया गया है, MHRD। तो MHRD को नाम ये दिया गया है 1985 में। अब MHRD से पहले इसका नाम कुछ और था, इसका नाम था शिक्षा व सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा व सांस्कृतिक मंत्रालय। अब इसका नाम चेंज करके MHRD कर दिया। अब इस MHRD का नाम बदलकर भी MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित ट्रांसफर किया गया है? 42वें, 43वें, 74वें और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है, 42 अमेंडमेंट किया गया था संविधान का, एंट्री नंबर 25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा पढ़कर आए हैं चार्ल्स वुड, मैकाले मिनट, माउंट एल्फिंस्टन मिंट या फिर वर्धा प्रणाली। तो बिल्कुल यहाँ पे चार्ल्स वुड करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स वुड जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये वर्धा तो अपनी महात्मा गांधी की फिलॉसफी से
रिलेटेड है। जो एंशंट इंडिया की पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी वो थी अपनी अपाला और गार्गी और अपनी घोषा। ये एंशंट इंडिया की पढ़ी लिखी महिलाएं थी। उसके बाद अगर बात करते हैं 1958 से 59 में ये दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी है, ये यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन का थोड़ा सा टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको, आ सकता है एग्जाम में। अगर 1958 से 59 की बात करूँ तो यहाँ पर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद 1962 में ये आई थी अपनी हंसा मेहता की कमेटी एजुकेशन से रिलेटेड गर्ल्स की। उसके बाद अब फिर आती है आपकी भक्त वत्सलम कमेटी, ये भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है गर्ल्स की। अब ये इसको नाम ये क्यों दिया गया भक्त वत्सलम, क्योंकि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था भक्त वत्सलम, उसकी अध्यक्षता में इस कमेटी को स्थापित किया गया था। आती कब है? 1963 में। पहला जो वुमेन स्कूल है, फर्स्ट वुमेन स्कूल, वो अपना 1848 महात्मा ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया है गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर पुणे में। उसके बाद अपना पहला वुमेन कॉलेज जो है वो है जो बैंथुन कॉलेज है, जो कि आपका कोलकाता में है। 1949 में तो ये स्कूल था, उसके बाद 1879 में इसको कॉलेज में बदल दिया गया था। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की कौन सी योजना शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है? तो बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन दिए गए हैं नीट, स्वयंप्रभा, मूक्स, ओनली वन फॉलो, ओनली वन टू फॉलो। यहाँ पे तीनों ही सही है या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है? बता दीजिए फटाफट से करेक्ट क्या रहेगा। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे जो नीट है वो बिल्कुल सही है। इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी नवंबर 2019 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। और ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई स्कीम? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अभी उच्च शिक्षा, अभी हायर एजुकेशन में बेहतर परिणाम विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसमें क्या है? प्रमुख उद्देश्यों में से एक सीखने वाले की आवश्यकताओं के आधार पर सीखने के व्यक्तिगत और अनुकूलित, यही दो अक्षर कौन से? ये वाले आपका जो पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो करती है पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज, किसका यूज करके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किया जाता है। अब PPP मॉडल है यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं हमारे देश की जो शिक्षा है उसको मजबूत आधार प्रदान करने के लिए और देश के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मौजूदा आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए इसको यूज किया गया, मतलब कि बनाया गया है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? यहाँ पे MHRD और अपना जो MHRD ने AICT नामक एजेंसी का यहाँ पे सहयोग लिया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जो ऑप्शन में दिए गए थे
इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ये भी आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्वयं प्रभा का कॉन्सेप्ट है, दो चीजें आती है, एक स्वयं आता है, एक स्वयं प्रभा आती है। पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब जो स्वयं होता है उसकी फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। आई थिंक यही है, एक बार आप कंफर्म भी कर लेना। स्टडी स्टडी वेब स्टडी वेब ऑफ एक्टिव, बोल देती हूँ, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, ये है आपके स्वयं की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे जो अपना है, जो ये स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा बात करता है जो 34 DTH चैनल होंगे। अब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। यहाँ पे ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो MHRD है, MHRD ने AICT के साथ मिलकर हेल्प ली है माइक्रोसॉफ्ट की, और माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प लेकर इसको डेवलप किया है। बात आई समझ में? आ गई। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर पढ़ना इसलिए पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि जो टीचर के पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा होता है कि कुछ लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड है उस पर लिखा होता है, वो सिर्फ उसको पढ़ते रहते, ना फेस पे कुछ एक्सप्रेशन होता है, ना ही कहने का मतलब सीधा वो बोलते हैं, ना समझाते हैं अच्छे से, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पढ़ना लोग पसंद नहीं करते। वैसे पढ़ाई वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे और कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, मेन बात ये। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जो अपना करिकुलम तैयार करा है किसने, जो अपना CEC, ये है अपना अंडर ग्रेजुएट के लिए, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो NCERT है, NCERT किसके, स्कूल एजुकेशन के लिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है ये NCERT। अब जो बात करती हूँ NIOS की, NIOS जो है ये भी अपना स्कूल शिक्षा के लिए, कौन सी स्कूल है, ओपन एजुकेशन, ओपन स्कूल के लिए है ये। अब जो IGNOU है, IGNOU ने वही अपने ओपन जो अपने कॉलेज लेवल के बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद है ये IIMB मैनेजमेंट के लिए ये सामग्री प्रोवाइड कराएंगे। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर स्वयं में, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो वीडियो के बाद उन्होंने जो अपना कंटेंट दिया है, पढ़ाया है, PPTs वगैरह, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर जो आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम होगा, ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, टेस्ट वगैरह होंगे, उससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। उसके बाद आप फिर डाउट पूछ सकते हो, डाउट क्लियरिंग होगा, ये चीज़ें इसमें होती हैं। अगर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना है कि भाई मैंने पढ़ा है और मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसको थोड़ी बहुत फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी वहाँ पर। अगर वहीं पे मूक्स की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और ये आपके देखो, ये जो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये तो इंडिया लेवल पर है, और जो ये मूक्स है ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर है। बहुत से कॉलेजेस वर्ल्ड वाइड से जुड़े हुए होते हैं, ऑनलाइन आपको ये पढ़ाते हैं, सारी जो मटेरियल है, कंटेंट है, सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे ऑनलाइन आपको मिलते हैं। इतना ही है आज की क्लास। उसके बाद बचता नहीं कुछ, आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करा दिया है आपको। अब ये PDF मिल जाएगी क्लास के बाद आपको। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे को लगता जितना था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो सब कुछ मैंने करा दिया एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन और भी कुछ होगा तो हम ज़रूर करेंगे। और एक जो मेन चीज़ है वो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पार्ट्स है, आपके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़। मेरे को ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे आपसे पूछना है कि ये आपको करना है या नहीं करना, इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, करना क्या है ये। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।